अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। मैं 2 दिन के बाद इस यूट्यूब चैनल पे लौट रहा हूँ। मुझे मौका ही नहीं मिल रहा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मुख्तलिफ़ शहरों के अक्रॉस। और अभी भी जब मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है, लेकिन मैंने सोचा कम से कम मैं कमेंट कर लूँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिसमें मुझे बड़ी चुभ रही हैं। पाकिस्तान के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से, PMLN और PPP और चौधरी निज़ामुद्दीन मिल के, जो शरीफ जरदारी आसिम रजीम है, वो मिल के इमरान खान के हवाले से किस किस्म की खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया, इन तमाम चीज़ों और डेवलपमेंट्स के ऊपर मैं क्विक कमेंट्स जो हैं वो कर सकता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं इन कमेंट्स की तरफ चलूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे वो जो जर्मन पास्टर था दूसरी जंग अज़ीम के बाद, नीमन मॉलर, उसकी जो कोट है, उसका जो कोटेशन है, वो मुझे आज सारा दिन बहुत याद आ रहा था। ये क्या कोटेशन थी? ये वो कोटेशन है जिसे आप सैकड़ों दफ़ा पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे पढ़ चुके हैं, शायद टेलीविज़न चैनल्स में भी आपने इसका जिक्र और चर्चा सुना होगा। ये वो जर्मन पास्टर है नीमन मॉलर, जिसने दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब यहूदियों के साथ होने वाली होलोकास्ट की तबाहकारियाँ खुल के सामने आ गईं, तो उसका ये मशहूर कोट था, जो इंग्लिश में पहले पढ़ के सुनाता हूँ, साथ साथ इसको उर्दू में तर्जमा करता चला जाऊँगा। नीमन मॉलर ने कहा, "द फर्स्ट केम फॉर द ज्यूज़, सिंस आई वॉज नॉट अ ज्यू आई रिमेन साइलेंट।" इन्होंने सबसे पहले यहूदियों को टारगेट किया, उनको ठोकने की कोशिश की। चूँकि मैं यहूदी नहीं था, मैं खामोश रहा। देन दे केम फॉर द कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट, सिंस आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट आई रिमेन साइलेंट। फिर इन्होंने कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट को ठोकने की शुरू किया। नाज़ीज़ की बात हो रही है, मैं चूँकि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट नहीं था, मैं खामोश रहा। Then they came for the trade unionist. I remain silent because I was not a trade unionist. फिर इन्होंने ट्रेड यूनियंस के लीडर्स को, ट्रेड यूनियंस का इन्होंने उन्हें टारगेट किया, मैं ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं था, मैं खामोश रहा। Then they came for me. फिर उन्होंने मेरा ताक़ुब किया, मुझे टारगेट किया। By the time there was no one left to stand up and speak. उस वक्त तक कोई बचा ही नहीं था बोल सकने के लिए। जब मैं आज पाकिस्तान के बहुत से स्टेक होल्डर्स जो हैं सिस्टम के, जिसमें सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसीज़ के लोग हैं, जिसमें सुपीरियर अदलिया के, हमारी मौज़ज़ अदलिया जो हैं, उसके बहुत से मेम्बरान हैं, खा वो हाई कोर्ट्स में हों, खा वो एंटी टेरर कोर्ट्स में हों, खा वो सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हों, खा वो बार एसोसिएशंस में हों, खा वो टेलीविज़न चैनल्स के एडिटर, डायरेक्टर न्यूज़ हों, कॉरेस्पॉन्डेंट हों, मीडिया के बड़े इंपॉर्टेंट और पावरफुल इन्फ्लुएंशियल मीडिया टाइकून्स हों, अखबारों के पब्लिशर्स हों। इन सब की ज़हनी कैफियत ये है कि 2.25 बरस पहले जब इमरान खान की हुकूमत को एक गैर कानूनी, गैर आइनी तरीके से जनरल बाजवा ने साजिश करके गिराया, इन्होंने अपने आप को ये कन्विंस किया कि यार ये तो चलें, इमरान खान और PTI का मसला है, इसे हमारा इससे क्या ताल्लुक़ है। ये इस पर खामोश रहे, इन्होंने कोई प्रिंसिपल पोजीशन उसके ऊपर नहीं ली। उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उससे रिलेटेड एक्टिविस्ट को टारगेट किया गया, इन्होंने कहा ये तो PTI टारगेट हो रही है, इसका हमारे से क्या ताल्लुक़ है। फिर हम जैसे मीडिया के एंकर पर्सनस की शामत आई, इन्होंने कहा ये तो PTI के तरफदार थे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर बार एसोसिएशंस, फिर उसके बाद एक लाइन जब शुरू हो गई, अब आहिस्ता 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 ये सूरत हाल इतनी बड़ी, फिर कुछ जज साहिबान को टारगेट किया गया, जब ऑडियो वीडियोस बनाई गई, मुख्तलिफ लोगों को टारगेट किया गया। उस वक्त बहुत से और लोगों ने जुडिशरी में सोचा कि ये तो शायद सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो है, ये तहरीक इंसाफ के इमरान खान के हमदर्द थे, ये इनके ऊपर बारी आई है। फिर उसके बाद पाकिस्तान आर्मी के सीनियर अफसरान जो हैं, उन्हें टारगेट किया गया, लोगों को रिज़ाइन करने पे मजबूर कर दिया। बाकी सब ने ये सोचा ये तो शायद उस तरफ तरफदारी करते थे, हमें खामोश रहना चाहिए। वही नीमन मॉलर की बात याद आती है। बढ़ते बढ़ते ये सूरत हाल ये हो गई कि इस मुल्क में सोशल मीडिया की आवाज़ दबा दी गई, लोगों को इस मुल्क से ढूंढना पड़ गया, ट्विटर को बंद कर दिया गया, टिकटॉक, फेसबुक पे तमाम एक्सप्रेशन रोक दिया गया, हज़ारों लोगों को गिरफ़्तार किया गया, हज़ारों लोगों की आवाज़, बल्कि लाखों लोगों की आवाज़ को कुचल दिया गया। लेकिन अभी तक मैं ये समझता हूँ कि ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मीडिया में हैं, जो टेलीविज़न चैनल्स के अंदर हैं, जो बार एसोसिएशंस में हैं, जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जो अखबारों के पब्लिशर हैं, जो मीडिया के ताकतवर टेलीविज़न चैनल जो आपके 8-10 हैं, उनके टाइकून्स हैं, जो आपकी बड़ी बड़ी मीडिया, बड़ी बड़ी बिजनेस एसोसिएशंस के लोग हेड करते हैं, जो आपकी बार एसोसिएशंस के हेड करते हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, ये सब अभी भी वहीं फंसे हुए हैं कि सिंस इट वॉज नॉट रिलेटेड टू मी, मैं कम्युनिस्ट नहीं था, मैं PTI का नहीं था, मैं सोशलिस्ट नहीं था, इसलिए मैं खामोश रहा। लेकिन हकीकत यह है कि बचेगा कोई भी नहीं। और अगर इन्हें अभी तक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये एक माफिया है जो इस पूरे निज़ाम को निचोड़ना चाहता है पूरा कंट्रोल करके, तो
तो अभी तक फिर इसका मतलब सिर्फ ये है कि एक ज़हनी कैफियत है, ये कुछ इंटेलिजेंस की कमी है, कोई IQ की कमी है कि इनको समझ नहीं आ रहा। इट इज़ नो मोर अबाउट इमरान खान, इट इज़ नो मोर अबाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इट इज़ नो मोर अबाउट अ फ्यू एंकर्स, इट इज़ एक्चुअली अबाउट ऑल द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि एक छोटा सा माफिया है, शरीफ जरदारी आसिम रजीम का माफिया, तो तमाम लोगों की आवाज़ को दबा देना चाहता है, उनकी ज़िंदगियों को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, अब से चंद घंटे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन और फैसला जो है वो हमारे सामने आया है। ये फ़ैसला क्या है? ये फ़ैसला वो है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी ताबेदारी दिखाई है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने जिन 39 PTI के मेम्बरान के बारे में कहा था कि आप इनको तस्लीम कर लें कि इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो हमने उनके लिए नोटिफिकेशन इशू कर दिया है, उन्हें हमने PTI के हवाले से तस्लीम कर लिया। ये किया क्या है इलेक्शन कमीशन ने? इलेक्शन कमीशन ने एक तरह से चालाकी करके टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, मैंने पिछले भी एक वीलॉग में 2-3 वीलॉग पहले मैंने इसका जिक्र किया था कि ये एक टेक्निकल तरीके से सुप्रीम कोर्ट की विल को डिफीट करना चाहते हैं। ये और बात है कि मुझे पता नहीं था कि किस हद तक जाएंगे, बिकॉज़ उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के ऊपर जो हमला हुआ, जहां रऊफ़ हसन साहब को और इसे कहते हैं 8-10 और लोगों को वहाँ पर गिरफ़्तार कर लिया गया। उनका पहले 2 दिन का रिमांड लिया, आज के दिन में मज़ीद 3 दिन का उनका रिमांड ले लिया गया है। और असल कहानी वहाँ पे क्या है कि इसी चीज़ को, जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का डिसीजन था रिज़र्व सीट्स के हवाले से और जजमेंट के हवाले से, उसको नाकाम बनाने के लिए, उसे फेल करने के लिए टेक्निकल बुनियादों पे वहाँ से जो एफिडेविट थे उन 41 में से मज़ीद लोगों के, उन्हें वहाँ से चोरी कर लिया गया, उन्हें उठा लिया गया, बिकॉज़ ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अहकामात के तहत वहाँ इकट्ठे किए जा रहे थे और इन्हें 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने डिपॉजिट करना था। तो वहाँ से चूँकि एफिडेविट उठा लिए गए, वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी ना कर सकी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मजाक उड़ाया गया। और वो जो 39 थे जिनके बारे में ये कहा गया कि 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले ही उन्होंने या तो अपना पार्टी टिकट शो किया था या अपने आप को उस कन्फ्यूजन के बावजूद उन्होंने PTI का मेंबर ज़ाहिर किया था, उनको अब इलेक्शन कमीशन ने एक रस्म पूरी करने के लिए उनको कह दिया है कि ये तो हमने इनको एक्सेप्ट कर लिया, उसका नोटिफिकेशन इशू कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई। इससे सबसे ज़्यादा जो चीज़ क्लियर हुई कि अगर कहीं किसी के जहनों में कहीं कॉबवेब्स थे, ये सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही थी। ये और बात है कि रऊफ़ हसन साहब ने अपनी गिरफ़्तारी से पहले और उमर अयूब साहब ने और बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने बड़ी वाज़े तौर पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एक्सप्लेन कर दी, सॉरी मैंने रऊफ़ हसन का गलत कह दिया, उनकी गिरफ़्तारी के बाद जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 4 लोगों ने इकट्ठे बैठ के, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली ख़ान थे, जिसमें उमर अयूब थे, जिसमें शोएब शाहीन बैठे हुए थे, जिसमें मेरा ख्याल असद कैसर साहब बैठे हुए थे, 1-2 लोग और भी थे। तो उसमें बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने और उमर अयूब ने बड़े वाज़े तौर पे ये कहा था कि हमने देखा है कि वो एफिडेविट हमारे जो हैं 41 लोगों के, जिसमें से ऑलमोस्ट 39 या 40 वहाँ पे इकट्ठे हो चुके थे, उनको भी पुलिस उठा के ले गई है। आप अंदाज़ा लगाएं इस वक्त पाकिस्तान में लेवल ऑफ क्रिमिनलिटी का कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फ़ैसले पे अमल दरामद ना करने के लिए कितने खुल्लम खुल्ला तरीके से, कभी इससे पहले, ये जो पिछले 2.25 बरस गुजरे हैं, कभी इससे पहले आपने देखा है पाकिस्तान में, ये कहते हैं कि पहले भी होता रहा, कि इस तरह से अदालत उज़्मा के जो ऑर्डर्स और अहकामात हैं उनको आप रिफ्यूट करें, उनका आप मजाक उड़ाएं, जिस तरह से इस वक्त मजाक जो है वो उड़ाया जा रहा है। ये एक डेवलपमेंट है जो अब से चंद घंटे पहले इसकी हकीकत ब्लैक एंड वाइट तरीके से हमारे सामने आई। अब मैं दूसरी डेवलपमेंट की तरफ आता हूँ जो मैं समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप ये देखते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अपने एक वकील को लेकर उज़ैर करामत गालिबन उनका नाम है, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन मूव की है और लाहौर हाई कोर्ट की इस पिटीशन में रिस्पोंडेंट बनाया गया है फेडरल गवर्नमेंट को, रिस्पोंडेंट बनाया गया है चारों सूबों के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को, और वहाँ पर उनसे ये कहा गया है, ये पिटीशन ये कहती है कि अदालत लाहौर हाई कोर्ट एक इंजंक्शन इशू करे कि May 9 के हवाले से जो केसेस बने हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स को ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, इंक्लूडिंग द केसेस अगेंस्ट इमरान खान। इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये है कि इमरान खान एक से ज़्यादा दफ़ा जब रिपोर्टर से मिले पिछले हफ्ते 3-4 दिन में, तो उन्होंने कहा कि कोशिश की जा रही है कि उनके केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स के सामने जो है वो भेज दिया जाए। अब इमरान खान यहाँ रिलीफ लेने के लिए आए हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, ताकि कोर्ट इंजंक्शन करे, ऑर्डर करे कि ऐसा नहीं हो सकता, और तमाम जो कंसर्न लोग जो इन केसेस को फॉरवर्ड कर सकते हैं, IGPs हैं और फेडरल गवर्नमेंट है, उन्हें यहाँ पर बुला लिया गया है। अच्छा, अब इसका एक रिलेटेड बैकग्राउंड है जिसको आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो रिलेटेड डेवलपमेंट ये है, पहले तो आप ये देखिए, वो रिलेटेड डेवलपमेंट ये है कि आप ये देखिए कि आप मसलसल ये सुन रहे हैं, और इवन पिछले 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जनाब अता तारड़ साहब, उन्होंने एक दफ़ा फिर ये कहा, अता तारड़ ने,
कि हमने असूली तौर पे फ़ैसला किया है वफाकी हुकूमत ने कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करना है फॉर द फॉलोइंग रीजंस, और उन्होंने May 9 में ये किया, फ़लाँ, उसको दोहराना अब ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कि हम अपने एलाइज़ में एक कंसेंसस पैदा करना चाह रहे हैं। वो कहते तो ये हैं, लेकिन जैसा कि मैंने अपने 2 पिछले जो मेरे यानी पिछले वीलॉग से पिछला वीलॉग था जो मैंने एक बाज़ार में सड़क के ऊपर बैठ के किया था एक दीवार के सामने, मैंने उसमें आपको ये कहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने कैबिनेट मीटिंग के अंदर इस इशू को जो उठाना था मंडे को वो ना उठा सके, फिर कहा गया कि ट्यूसडे को मीटिंग में उठाएंगे, ना उठा सके, फिर कहा गया कि वेडनेसडे को ये मीटिंग होगी क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को मौका नहीं मिल रहा। मैंने उस वक्त अपना ये क्लेम किया था, एनालिसिस किया था, एनालिसिस की स्ट्रेंथ पे मैंने कहा मुझे लगता है कि वेडनेसडे को भी ये मीटिंग शायद नहीं हो सकेगी। मीटिंग हुई, मीटिंग हो गई, उसमें एक 6 नुकाती एजेंडा डिस्कस भी हुआ, लेकिन उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का आइटम जो है उसे एजेंडे पे नहीं रखा गया। अब इसका मामला और बैकग्राउंड जो मेरे कानों तक पहुँचा है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंट्रोलर फरमा रवा जनाब प्रेसिडेंट पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने शरीफ ख़ानदान को और PMLN की टीम है उन्हें ये कहा है और उन्हें ये कन्विंस कर दिया है, उन्हें ये कहा है कि जनाब ये आप इसको बैन करने के रास्ते पे ना जाएं, बिकॉज़ पार्टी को बैन करने से कुछ भी नहीं होगा। अव्वल तो ये प्रेफरेंस आप नोटिफिकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के पास जाएगा, तो प्रेजेंट मूड में और जिस किस्म की स्टेटिस्टिकल स्ट्रेंथ वहाँ पे है, ज़्यादा चांसेस ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। अगर काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कोई ज़ोर लगा के ऐसा करवा भी लिया तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब की अब जरदारी साहब की असेसमेंट यह है कि उनकी एक्सटेंशन तकरीबन उनका टेन्योर एक्सटेंड नहीं हो पाएगा, और उसके बाद ये अपील चली जाएगी, इसका रिव्यू डिसीजन चला जाएगा मंसूर अली शाह साहब के पास, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। और वैसे भी आसिफ अली जरदारी साहब ने मेरी एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन शरीफ जरदारी फैमिली को ये बताया है कि कोई भी सियासी जमात को हुकूमत इस तरह से पिछले 70-75 बरस में इफेक्टिवली तौर पर बैन नहीं कर सकी। जरदारी साहब का ये मतलब नहीं है कि करें ही ना, कोई असूली और एथिकल मौक़िफ़ है। जरदारी साहब ने ये कहा है कि ज़रूरी है कि अगर करना हमने ये तो हमें इमरान खान को टारगेट करना चाहिए। इसलिए फ़ैसला ये हुआ है कि इमरान खान के केसेस जो हैं May 9 के जो चल रहे हैं अदालतों में फंसे हुए हैं, उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स के सामने भेज दिया जाए, और मिलिट्री कोर्ट्स में उनको ऐसा लगता है कि वहाँ पे शरीफ जरदारी आसिम रजीम को मुकम्मल कंट्रोल हासिल होगा, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कर सकेंगे। असेसमेंट गोल उनका ये है कि अगर आप एक दफ़ा इमरान खान को कोई कम से कम 5 साल के लिए, ये उम्र कैद नहीं दिलवा सकते, तो 5 साल के लिए आप उसको सियासत से बाहर कर दें, कुछ कर दें, तो हमें एक लंबी रिलीफ जो है मिल जाएगी। ये इस वक्त की एक हिकमत अमली कोशिश है। इस हिकमत अमली, ये वो हिकमत अमली है जिसका इमरान खान साहब को अच्छी तरह से बता दिया गया है या उनको समझ आ चुकी है, जिस वजह से उन्होंने अखबारी रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए भी 3-4 दिन पहले यही कहा था। और अब इमरान खान ने अपने वकला को मूव किया है लाहौर हाई कोर्ट में इस चीज़ के लिए, हाई कोर्ट से इंजंक्शन लेने के लिए। इसके साथ एक पैरेलल डेवलपमेंट हुई है गुज़िश्ता 24 घंटे में माफ़ कीजिएगा, लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से, जो इनफैक्ट कंफर्म करती है उन सस्पेशंस को जो आसिफ अली जरदारी की हैं कि हमें अदलिया से सपोर्ट नहीं मिल सकेगी PTI को बैन करने के हवाले से। और ये डेवलपमेंट वो है जहां लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान का जो फिज़िकल रिमांड एक ATC से ले लिया था FIA ने May 9 के केसेस के हवाले से 12 केसेस में, उसे लाहौर हाई कोर्ट ने नल एंड वॉइड करार दे दिया है और उसे लाहौर हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सो इन अदर वर्ड जो असेसमेंट है आसिफ अली जरदारी की कि अदालतें जो हैं हमें इस किस्म का PTI के हवाले से हमें कॉपरेशन नहीं मिल सकेगी, वो बात उनकी उस हद तक बिल्कुल जो है वो सही लगती है। अच्छा, एक पैरेलल डेवलपमेंट और भी है और बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, अब कंफर्म हो चुका है, इसका कुछ हफ्तों पहले भी इसका एक जिक्र हुआ था, चर्चा इसका हुआ था कि इमरान खान जो हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट जो है वो एक सिंबॉलिक सेरेमोनियल रिस्पेक्टफुल पोजीशन होती है। प्रेसिडेंट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो है उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस में या ऑक्सफोर्ड के शहर के अंदर मौजूद नहीं होना होता, उसकी एक लार्जर दैन लाइफ ग्लोबल प्रेजेंस होती है, वो दुनिया में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। चूँकि पिछले ऑक्सफोर्ड के प्रेसिडेंट जो है वो रिटायर हो गए हैं और इस दफ़ा पहली दफ़ा ये जो एलमनाई में से ये वोट होगा, ग़ालिबन बताया जाता है कि 3 लाख से ज़्यादा जो है एलमनाई हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, और इन एलमनाई ने ऑनलाइन वोटिंग करनी है, ये पहली दफ़ा हो रहा है। तो यहाँ पर इमरान खान के बड़े चांसेस हैं क्योंकि इमरान खान की प्रोफाइल, उनकी सपोर्ट वर्ल्ड वाइड इस किस्म की है, और ऑक्सफोर्ड ही के एक कॉलेज से उन्होंने खुद भी ग्रेजुएट किया, फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम को वो हेड करते रहे, उसके वो कैप्टन रहे, तो इस इलेक्शन के लिए जो है खड़े हो रहे हैं, इसमें खासे चांसेस हैं कि इलेक्ट हो जाए। मैं इस मौके पे एक और भी आइडिया आप सबके सामने प्लांट करना चाहता हूँ। ये आइडिया बड़े अरसे से मेरे दिल में था। एक ज़माने में मैंने इसे इमरान खान की टीम को भी, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, फ्लोट करने की कोशिश की गई, लेकिन उस वक्त मुझे इमरान खान साहब का ये मैसेज मिला था कि हरगिज़ वो नहीं चाहते
कि इस किस्म की कोई चीज़ की जाए, बिकॉज वो इसको सपोर्ट नहीं करते। उनको लगता है कि ये उनको नहीं करना चाहिए, उनकी किसी से उनकी साइड से नहीं करना चाहिए। लेकिन अब इस वक्त तो इमरान खान जेल में है और हमें इमरान खान से इसकी पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये आइडिया क्या है आप सोच रहे होंगे जिसका इमरान खान से पूछने की ज़रूरत नहीं है और जो एक अच्छा आइडिया है। ये आइडिया ये है कि हमें इमरान खान को नॉमिनेट करवाना चाहिए इस साल के नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, जिसकी नॉमिनेशन अब से चंद हफ्तों या महीनों में शुरू होंगी। पिछले साल की ज़ाहिर ख़त्म हो गई बहुत देर से। मैंने प्राइवेटली तौर पर कुछ एकेडमिक्स वगैरह से इस हवाले से बात की थी। उस वक्त मेरा ख्याल था कि मैं इसको एक प्राइवेट एफर्ट के तौर पे करूँगा, इसको एक पब्लिक नहीं करूँगा इस चीज़ को। लेकिन तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिस तरह से मैं खुद फंसा हुआ हूँ और मेरी कितनी लिमिटेशंस हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के सामने अपना ये केस रखूँ, उस पाकिस्तानी कम्युनिटी के सामने जो यूरोप में फैली हुई है, जो ख़ास करके बरतानिया में है, अमेरिका में है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में है। मैं एक अगले वीलॉग में तफसील से ये बताऊँगा कि इसकी स्ट्रैटेजी और हिकमत अमली क्या होगी, इसका प्रोसीजर क्या होगा। लेकिन अभी मैं आप सबको कह रहा हूँ कि आप जाएँ, नोबेल पीस प्राइज़ की जो तरीक़ाकार है, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कैसे रिकमेंडेशन होती है, कौन कौन कर सकता है। 2 बॉडीज़ पब्लिक की कहीं भी हो सकती हैं, ये 2 टॉप एकेडमिक्स हो सकते हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, ये गवर्नमेंट्स हो सकती हैं, ये प्राइवेट सेक्टर की बॉडीज़ हो सकती हैं, ये पब्लिक सेक्टर की बॉडीज़ हो सकती हैं, ये पुराने नोबेल लॉरिएट्स हो सकते हैं। तो हम ये केस बना सकते हैं। मैं मज़ीद इसके हवाले से बात करूँगा, लेकिन इस पर आप अपनी अपनी रिसर्च करें, अपने कमेंट्स दें। इसका बड़ा फ़ायदा होगा, इसका एक बड़ा सर्टन काइंड ऑफ मोमेंटम जो है वो जनरेट होगा। अच्छा, 2 ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिनका मैं आपके सामने जिक्र कर दूं कि इस पिछले 48 घंटे में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 इंडिकेशन दी हैं इस चीज़ की कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने पाकिस्तान में शरीफ जरदारी आसिम रजीम को सपोर्ट करने, अपनी सपोर्ट शो करने के लिए 2 चीज़ें की। एक तो आज के दिन में हुई है पिछले 24 घंटे में, जब अमेरिका के एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम साहब ने एक सेमिनार में, जिसे इस्लामाबाद का एक सरकारी थिंक टैंक और बीकन हाउस यूनिवर्सिटी ने मिलकर इस सेमिनार का एहतमाम किया। इस्लामाबाद का जो सरकारी थिंक टैंक है वो इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है, और उस थिंक टैंक में बात करते हुए, उस सेमिनार में बात करते हुए एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान की जो है वो ख़ित्ते में दहशतगर्दी के हवाले से मुख्तलिफ़ इशूज़ में, एनवायरमेंटल कोऑपरेशन और बहुत सी चीज़ों में पाकिस्तान की हमारे लिए बड़ी अहमियत है, हम पाकिस्तान से कोऑपरेट जो है वो करना चाहेंगे। एक सिंबॉलिक किस्म की स्टेटमेंट है। इससे 24 घंटे पहले अमेरिका के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं डोनाल्ड लू, जो मशहूर ज़माना, जिनको मज़ीद किसी इंट्रोडक्शन की कम अज़ कम पाकिस्तानियों की हद तक ज़रूरत नहीं, और बात है कि बेचारे को अमेरिका में कोई भी नहीं जानता है। तो बहरहाल डोनाल्ड लू की जो स्टेटमेंट सामने आई कि कैसे अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन ने 103 मिलियन या 104 मिलियन डॉलर या 101 मिलियन डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान के लिए रखे हैं डिफरेंट किस्म की असिस्टेंस में, मिलिट्री कोऑपरेशन एंड ब्ला 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 ब्ला। अब जाहिर है कि वो मुल्क जिसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते रहे हैं, जिसका एक साल में 1.5, 2, 3 बिलियन डॉलर उसको मिले हैं, जिसके लिए दरवाजे खुले हुए थे, उसको 100 मिलियन डॉलर से उसकी कोई फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस नहीं बल्कि ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है जिसके ज़रिए बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इंडिकेट की है एक ऐसे वक्त में जब ये बात पाकिस्तान का जो शरीफ जरदारी आसिम रजीम है वो बड़ा डिप्रेस है। आपको पता है कि पाकिस्तान के एम्बेसडर मसूद खान साहब को भी फौरी तौर पे 24 घंटे के अंदर सैक किया गया वहाँ से। धचका इनको लगा जब कांग्रेस में 387 वर्सेस 368 वर्सेस 7 वोट पड़ा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इलेक्शन 2024 के हवाले से। तो ये बड़े सहम गए, बड़े डर गए। तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए ये सिंबॉलिक जेस्चर जो हैं वो इस वक्त किए जा रहे हैं। इससे मज़ीद आपको डायनामिक्स का अंदाज़ा होता है कि बाइडन टीम की इनके हवाले से क्या सिचुएशन थी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक स्टोरी छपी आज का दिन जो ख़त्म हुआ पाकिस्तान में, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें बाज़ सरकारी ज़राए जो अननेम्ड हैं उनका नाम लिया ट्रिब्यून के कॉरेस्पॉन्डेंट ने, उनको कोट करते हुए एक्सप्रेस ट्रिब्यून के कॉरेस्पॉन्डेंट ने ये कहा कि उन सरकारी ज़राए ने ट्रिब्यून को ये रीएश्योर किया है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो इंटरनेट की स्पीड में कमी है ये सूरत हाल बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा, कमी क्यों है? उन्होंने कहा जी कमी इसलिए है कि फ़ायरवॉल का हम बहुत ज़्यादा टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो हमें अंदाज़ा ही है, हमारे इस बदनसीब किस्म के चैनल में हज़ारों लोगों की कंप्लेन होती है कि उनकी बफरिंग होती रहती है, लोग देख नहीं सकते, बाज़ वीडियोज़ की बहुत ज़्यादा होती है। फॉर इंस्टेंस मैंने पिछली वीडियो की जो मैंने लास्ट की थी एक होटल के कमरे से, जिसमें मैंने ये कहा था कि कैसे पाकिस्तान आर्मी इज़ नॉट द इंस्टीट्यूशन विच इट थिंक्स द आर्मी हमेशा सोचती रही है, तो इट इज़ नॉट द इंस्टीट्यूशन विच इट थिंक्स इट इज़। तो आपको पता है कि उस पर मेरे ख्याल 1000 से ज़्यादा लोगों ने बहुत ही डिटेल कमेंट लिखे, उसको बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन उसको बहुत कम लोग देख सके बिकॉज उस पर बहुत ज़्यादा बफरिंग हुई, उसकी विजिबिलिटी को बिल्कुल सप्रेस कर दिया गया। तो हम तो इससे वाकिफ़ हैं, लेकिन अब यहाँ पर सरकारी ज़राए ने उनको कहा कि ये हम चूँकि टेस्टिंग कर रहे हैं इस वजह से इंटरनेट की स्पीड ओवरऑल पाकिस्तान में कम है, जब ये टेस्टिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो इंटरनेट की स्पीड वापस आ जाएगी और इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उन्होंने बरमला ये कहा, चूँकि नाम उनका नहीं था, उन्होंने कहा ये तो चंद मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं सोशल मीडिया में, यानी वो मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसमें डॉक्टर शहबाज गिल है, मोहित पिज़ादा, साबिर शाकर,
हैदर मेहदी हैं और इस तरह के 2-4 और लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, मैं आपको बिल्कुल रीअश्योर करता हूँ, ज़्यादा लोगों से उनको कोई वास्ता नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग जो पाकिस्तान के अंदर हैं उन्होंने हालात से समझौता कर लिया हुआ है। उनकी मजबूरी है, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उनकी मजबूरी है, वीगो उनके दरवाजे के ऊपर खड़ी है। मसला उन 5-6 लोगों का है जिनके दरवाजे पे वीगो इतनी आसानी से ले जाई नहीं जा सकती। ये और बात नहीं है कि उनको छोड़ा नहीं जा रहा, तंग तो हज़ारों तरह से किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि इनको हमने हमारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि इनकी आवाज़ को हमने कैसे कम्प्लीटली तौर पे सप्रेस करना है। जब हम इनकी आवाज़ को सप्रेस कर लेंगे तो फिर उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाएंगे तो इंटरनेट की स्पीड भी रिज्यूम हो जाएगी। तो ये बात तो चले मैंने आपको बता दी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी है। इसके साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि गुज़िश्ता चंद दिनों में आपकी कोऑपरेशन की वजह से बहुत हद तक हम इनकी टेस्टिंग और फायरवॉल जो है उसका मुकाबला कर पाए हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को खोलें ताकि आपको मिलें। ख़ास करके अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ज्वाइन करें, नोटिफिकेशन को खोलें, शेयर करें, कमेंट्स करें। किसी हद तक हम इनकी जो स्ट्रैटेजी है टॉक्सिक किस्म की उसका हम दावा कर सकते हैं, लेकिन ये वाहिद चीज़ नहीं है जिसकी खातर मैंने इस इशू को उठाया है। मैंने आपको एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे शेयर करनी, जहाँ ये स्ट्रैटेजी है कि आपने जिन चैनल्स को आपने डरा दिया है, व्लॉगर्स को, या उनके साथ आपका एक समझौता हो गया, आपने उनको इम्प्रेस अपॉन कर दिया है, आपने उनके लिए एक रेड लाइन मुतय्यन कर दिया कि भाई आप मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ बात करें, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ बात कर दें, PMLN PPP की बात कर दें, हमारा जिक्र न करें, उनको आपने छूट दे दी है। तो ज़ाहिर है कि उनको बहुत ज़्यादा लोग आसानी से देख सकते हैं, और जिनको हमारी तरह के उनको आपने सप्रेस करके रखा है। लेकिन ये वाहिद स्ट्रैटेजी नहीं है, इसके साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी इनकी अनलीश हो रही है, जिसका एक ये है कि अभी फॉर इंस्टेंस उसका पहला पहलू ये है, नाम मैं नहीं ले रहा लेकिन आप समझ जाएंगे कि एक ऐसी शख्सियत और एक ऐसे साहब जो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीडिया टीम में बड़े एक्टिव रहे, उनको एक बड़ा महंगा सा प्लेटफॉर्म बना के दिया गया है, उनको एक बजट दिया गया है। बजट के साथ उनका जो हिकमत अमली और स्ट्रैटेजी उनको दी गई है कि उनके जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रो PTI सिंपैथेटिक व्लॉगर्स या मीडिया पर्सनस के साथ उनके ताल्लुकात हैं, उनको लेकर आएँ, उनके लिए एक बजट रखा गया है, उनको एक फ़िक्स किस्म की तनख्वाह दी जाए, उन्हें कहें कि आपने जो भी कहना है आप इस प्लेटफॉर्म से कहें। मकसद ये है कि अभी स्ट्रैटेजी ये है जो मुझे पता चली है कि उनको कुछ ना कहा जाए, वो जो कहना चाहते हैं कहें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनसे अपनी डिमांड्स भी पूरी की जाएँ। जब एक दफ़ा उनको एक तन आसानी हो जाए, उनको पता चल जाए कि कैसे एक फ़िक्स्ड तनख्वाह और सैलरी वगैरह मिल सकती है, तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ज़रूरत पड़ेगी उनको इस हिसाब से इस्तेमाल करना है। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि दिस इज़ नॉट दी ओनली प्लेटफॉर्म। ये इस स्ट्रैटेजी के अंदर अभी पहला इस किस्म का प्लेटफॉर्म आया सामने, और भी प्लेटफॉर्म इस किस्म के बनाए जाएंगे, और इसके लिए बहुत ज़्यादा बजट जो है वो रख लिया गया है। तो ये एक ब्रॉड सिचुएशन है, इस पर मैंने अभी कमेंट किया, उसके बाद इंशाल्लाह सुबह आपसे दोबारा मुलाकात होती है, फिर बात होती है। थैंक यू।